बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आपका दिन खैर खैरियत से गुजर रहा होगा, आने वाला दिन भी खैर खैरियत से ही गुजरेगा। लेकिन इसके साथ आपने अपना ख्याल रखना है, अपने प्यारों का ख्याल रखना है। और वो किस तरह से रखना है, क्योंकि स्मॉग का मौसम आ गया है। स्मॉग के मौसम में आपको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। सबसे पहले तो मास्क इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वो वक्त होता है, खास तौर पर है ना। आपको बताएं 250 इंडेक्स पर दिखाई दे रहा है। फजाई आलूदगी इतनी ऊपर जाना शुरू हो गई। आगे देखिए आप, लाहौर में होता है क्या, ये 500 तक भी जाता है और 500 से ऊपर तक भी चला जाता है और टॉप करता है माशाल्लाह से लाहौर। इसमें हर बार यही कहा जाता है, इंतजामिया भी यही कहती है, पंजाब हुकूमत भी यही कहती है। अभी भी मैं एक अपडेट पढ़ रही थी कि भाई पंजाब हुकूमत कह रही है कि सेटिस्फैक्ट्री इंतजाम कर लिए गए हैं। बहुत सारी जो भट्टे हैं उनको सरबमोहर कर दिया गया है, फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई हैं। तो अब वो जो है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। अगर ये अभी 250 तक जा रहा है तो आगे जो अभी जो चावल की फसल है उसके बाद उसकी बाकियात को आग लगाई जाती है और उसमें भी किसी किस्म का जो है ना वो परहेज नहीं किया जाता, तो फिर देखिएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा। बिल्कुल, आपको खास एहतियात करनी पड़ेगी, खास तौर पर वो अफराद जो ऐसे व्हीकल्स, ऐसी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं जो खुली हैं, जैसे साइकिल्स हैं, जैसे मोटरसाइकिल्स हैं। आप जब इस हवा से गुजरते हैं तो वो ज्यादा तेजी से पर्टिकुलरली ये जो स्कूल टाइमिंग्स है बेसिकली ये, इसमें तो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, बहुत सारे कुछ वॉक करके जाते हैं, कुछ बाइक्स पर भी जाते हैं, कुछ गाड़ियों में। तो खास तौर पर उन बच्चों के लिए ये है कि भाई उन्हें जरूर मास्क पहनाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा इससे जो मुतासर होते हैं बच्चे और बुजुर्ग हैं। बड़े भी मुतासर होते हैं, लेकिन उसमें ये है कि वो रिकवर जल्दी कर लेते हैं। क्योंकि बच्चों के फेफड़े जो हैं वो इस वक्त डेवलपिंग स्टेज पर होते हैं, और अगर वो अभी से मुतासर होते रहेंगे तो वो शायद उस तरह से बेहतर डेवलप ना कर सके, क्योंकि ये स्मॉग तो हर साल आएगी। इसके लिए एहतियाती तदाबीर हुकूमत भी कर रही है और आप भी जो है जरूर करें, क्योंकि बहुत जरूरी है अपना ख्याल रखना। से बेहतर है भाई। हाँ बिल्कुल, फिर बाद में डॉक्टर्स के चक्कर लगाने से बहुत ज्यादा ही बेहतर। और जो मेहमान घरों में आते हैं, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, वीकेंड की जानिब बढ़ रहे हैं, तो मेहमान जो घरों में आते हैं तो उनके लिए भी ये हिदायत उनको भी कहिए कि वो भी। वीकेंड अभी बड़ा दूर है, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे होगा, फिर वीकेंड आएगा। चले, मेहमानों का आपने जिक्र किया तो मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म हमारे मेहमान बने हुए जी। अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पहुंच गए हैं पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब जो हैं अनवर इब्राहिम का नूर खान बेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद पहुंचने पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मलेशिया के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको सलामी भी दी। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई है। अनवर इब्राहिम दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वो सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से भी मिलेंगे। दौरे के दौरान पाक मलेशिया 2 तरफा ताउन के फरोग पर भी तबादला ख्याल होगा और मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान शराकत से मुतल्लिक भी अहम पेशरफ्त होगी। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के हमरा आला सतह का कारोबारी वफ्द भी पाकिस्तान पहुंचा है और उम्मीद की जा रही है बहुत सी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से इस मुलाकात में बहुत सारी जो डील्स हैं वो तय पा जाएंगी। और मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। जी हाँ, ये तो ही सूरत है। अब सियासी राउंड अप ले लेते हैं बड़ी खबर में। चलें जी, आईनी तरमीम का मसला, वो मामला एक बार फिर लटक गया है, फिर गर्म हो गया है। जो तरमीम गुज़िश्ता हफ्ते 15 सितंबर को होना थी वो अब कहा जा रहा है कि 25 अक्टूबर से पहले करवाई जाएंगी। इस पर गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में गैर रस्मी गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि आईनी तरमीम ना हुई तो फिर हालात शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हो जाए तो मामला पुरअमन तौर पर हल हो जाएगा। 18वीं तरमीम के जरिए मार्शल लॉ का रास्ता रोका गया। कौन बनेगा आर्मी चीफ, कौन नहीं, ये खेल खेला गया। आईनी अदालत के सरबराह की मुद्दत 3 साल होगी, फौजी अदालतों के हक में नहीं। सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि क्या आप बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के हक में हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिया कि अभी तो देखना है शवाहिद क्या है, वैसे भी सदारती मुआफ़ी का इख्तियार तो हमारे पास है। पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ है, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये भी कहा गया। और फिर उन्होंने सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन आसमा शराजी को भी एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि आईनी तरामीम का जो मुसव्वदा है पहले मेरे पास नहीं आया, बल्कि वज़ीर कानून ने पहले सुप्रीम कोर्ट में जाकर जजेस को ये बताया कि हम आईनी तरामीम के जरिए अदलिया की रिफॉर्म्स ला रहे हैं। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला हो गया और हमारे नंबर्स जो पूरे थे उन्हें कम कर दिया गया। मीडिया पर तो इस वक्त बिलावल की गूंज सुनाई दे रही है। दूसरी जानिब नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को इंतखाबात से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइंदा 2 हफ्तों में आईनी तरमीम से मुतल्लिक मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। उसूली तौर पे वो
इस चीज़ की तायीद करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। जजेस की तकर्री का और तैनाती का जो निज़ाम हमने वज़ा किया था 18वीं तरमीम में, वो बहाल होना चाहिए। तो इन दो बातों पे उसूली कोई इख्तलाफ नहीं है। वो एक ऐसा हतमी मसवदा चाहते हैं जो उनके माहिरीन हैं कानून के, उनकी अपनी पार्टी के या पीटीआई के, वो सब उसको देख लें। आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर मामलात इंशाल्लाह ज़्यादा वाज़े हो जाएंगे। उधर साबिक वज़ीर-ए-आज़म सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ खामोशी तोड़ी और काफ़ी अरसे बाद तहरीक इंसाफ को खूब आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पीटीआई मार धाड़ में नंबर 1 है, कारकर्दगी में 0 है। जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। साल के बाद, पौने 3 साल के बाद हमें फारिग कर दिया गया। फिर आए, आधा वक्त भी अभी अपना पूरा नहीं किया तो फारिग कर दिया गया। फिर आए तीसरी मर्तबा, मुश्किल से अभी आधा वक्त पूरा किया था, फिर फारिग कर दिया गया। वरना इनकी मजाल ना होती, ये कहते कि हम पंजाब पे ये अलखार करने आ रहे हैं, हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं। केपीके और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो और यहाँ पे कोई खून खराबा करना चाहते हो। आपको कह रहे हैं कि जी मैं नवाज शरीफ को उसकी गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर मैं वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो आज जेल में है। इतना बड़े बड़े बोल मत बोला करो, मत बोला करो, आजी सीखो, आजी। और तहरीक इंसाफ जल्द से जुलूस के बाद हर सूरत डी चौक पहुंचने का ऐलान कर चुकी है। गुज़िश्ता रोज वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने वीडियो बयान में कहा था कि 4 अक्टूबर को पीटीआई के काफिले हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हम लोग भरपूर तरीके से निकलेंगे। पख्तूनख्वा की आवाम को सुबह आपने 10 बजे जो पेशावर रीजन है और हमारा साउथ के भी है, आपने इंटरचेंज पे पहुंचना है, पेशावर मोटरवे इंटरचेंज पे। और बाकी जो हमारे रीजन्स हैं उन्होंने सवा भी पहुंचना है मैक्सिमम 10:30 बजे तक। इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से निकलेंगे अपनी कौम के लिए, अपने लीडर इमरान खान के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। इंशाल्लाह हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। ये थी जी ओवरऑल सियासी सूरत हाल और कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, किसने क्या क्या बात की, हमने आप तक पहुँचाई है। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शौकत पराजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम पराजा साहब, सबसे पहले तो माजरत, आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, कैसे हैं आप? जी माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा पराजा साहब, ये आईनी तरामीम का जो फैसला है, लग तो यही रहा था बाज़ाहिर कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ऑलरेडी कर चुकी और मामलात सारे सेट हैं और उसके बाद बड़ी उजलत में इनको लाया जाएगा। और फिर अब जो बात की जा रही है वो यही कहा जा रहा है कि अब 2 हफ्ते के अंदर अंदर हर सूरत में आईनी तरामीम होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यही कह रहे हैं और नून लीग के जो रहनुमा हैं वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात ये की कि जो तरमीम का मुसविदा है पहले उनके पास नहीं आया, बल्कि जो वज़ीर कानून है पहले सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए मुसविदा, जाकर जजेस को बताया कि हम आईनी तरामीम के जरिए अदलिया की जो रिफॉर्म्स है वो ला रहे हैं। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला आ गया और जो नंबर्स हमारे पूरे थे उन्हें कम कर दिया गया। तो ये सारी क्या सिचुएशन है? अभी भी पुरुमीद है हुकूमत मखसूस नशिस्तों को लेकर, क्या आपकी टेक है सारे मामले पे? देखिए, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई को आया था, लेकिन प्रोबेबली जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस फैसले की बात कर रहे हैं वो 13 सितंबर को जब 8 जजेस का वजाहती फैसला आया वो उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी रात को हफ्ता इतवार या इतवार पीर की दरमियानी रात को ये सारा काम होना था। तो उसी दिन ये वजाहती फैसला आ गया और इस वजाहती फैसले की वजह से वो जो आज़ाद अरकान इनके साथ मिलने थे वो डिस्करेज हुए और वो स्टेप बैक कर गए, या हुकूमत ने खुद भी सोचा कि ये ना हो कि जैसे ये 63A की आजकल तशरीह के खिलाफ रिव्यू चल रहा है, तो ये तशरीह भी उस वक्त यही की गई थी कि वोट जो डाला गया उसको गिना भी गया और गिना भी नहीं गया और जिनका वोट गिना नहीं गया उनको डिसीट भी कर दिया गया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो बात कर रहे हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ देखिए 18 जो ये तरमीम है, ओवरऑल मेरा इम्प्रेशन यही है कि ये अभी अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक ये गवर्नमेंट इत्तेहादियों के साथ पास कर लेगी। ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर साहब, कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो ऑन बोर्ड हैं,
वो तो चाहते हैं, लेकिन उनके एक दो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो मैं भी बयान कर देता हूँ, क्योंकि हमारी भी मुलाकात हुई थी उनके साथ और हमारी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई थी। मौलाना साहब ने हर सवाल का जवाब दिया था। मौलाना साहब एक तो पर्सन स्पेसिफिक नहीं चाह रहे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरा, अभी इरफान सिद्दीकी साहब का आपने शॉर्ट भी सुनाया, बिल्कुल दुरुस्त है। वो कहते हैं हमें बताएं तो सही आपने क्या तरमीम करनी है, आप चाहते क्या है, वो हमें डॉक्यूमेंट बताएं, मुसव्वदा या प्रपोजल जो भी आप उसको नाम दे दें, हम पढ़ें भी तो सही। हमारे जो आईनी कानूनी माहिरीन हैं उनमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं जो उनका ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल काम देखते हैं। और तीसरी जो मौलाना साहब के हवाले से ज़रूरी बात है, जिसका सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार में बिल्कुल ही पार्लियामान को इफ्तिखार चौधरी साहब ने आउट कर दिया था। 18वीं तरमीम में एक तरीक़ाकार वज़ा हुआ था जजेस की अपॉइंटमेंट का, लेकिन फिर इफ्तिखार चौधरी साहब के प्रेशर पे, जो बिलावल भुट्टो भी कहते हैं कि हमें 19वीं तरमीम जबरदस्ती हमारे सर पे मुसल्लत की गई। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि जो जुडिशल कमीशन है, पार्लिमानी कमेटी भी इनको इकट्ठा कर दिया जाए। एक तरह दो पैरेलल इस वक्त निज़ाम है। एक है पार्लिमानी कमेटी जिसके पास कोई अख्तियार नहीं है, मैक्सिमम वो एतराज लगा कर भेज सकते हैं अगर उसमें कोई एक्सप्लेनेशन ना हो तो। असल जो पावर है जजेस की तैनाती की, वो जुडिशल कमीशन के पास है, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उसमें 4 जजेस भी तैनात होते हैं चीफ जस्टिस की नामजदगी पे, एक रिटायर्ड जज तैनात होता है। हुकूमत के भी 2-3 नुमाइंदे फिर रह जाते हैं, लॉ मिनिस्टर होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं और लॉ सेक्रेटरी होते हैं। लेकिन अदलिया के चूंकि 5-6 नुमाइंदे आ गए सुप्रीम कोर्ट के, तो फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक जजेस की तैनाती चाहते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिश है कि इस जजेस कमीशन, जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी जो ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है, उनको मर्ज करके एक फोरम बना दिया जाए ताकि पार्लियामान की उसमें से आए। लिहाजा ओवरऑल इन प्रिंसिपल मौलाना साहब तरामीम के मुखालिफ नहीं। अच्छा, ये भी बताइएगा सर कि आपको लग रहा है मौलाना ऑन बोर्ड आ जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी दिखाई ये देता है आईनी अदालतों और आईनी तरामीम का जो अलम है वो पीपल्स पार्टी ने ही उठाया हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी का जो ये बयान आया है जिसमें कहा जा रहा है कि सजाए मौत का जो मुआफ़ी का जो इख्तियार है वो भी उन्हीं के पास है, तो ये लाइंस की दोनों जानिब खेलना ना हुआ? क्या अहदाफ हासिल करना चाह रही है पीपल्स पार्टी इन दोनों तरफ खेलते हुए? नहीं, कोई लाइन के दोनों जानिब नहीं खेल रही पीपल्स पार्टी, या खास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल क्लियर हेडेड बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हमारी ये मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है आईनी अदालत का क़याम। वो मजबूरी या ज़रूरी इसलिए कहते हैं कि उनकी वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ये प्लेज किया था, ये वादा किया था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में साइन हुआ, तो ये लोग कुछ ना अनफॉर्चुनेटली कंफ्यूज कर देते हैं चीज़ों को कि शायद ये अभी की मूव है। नहीं, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बाकायदा तौर पर ये मेंशन्ड है कि हम मुल्क में एक आईनी अदालत बनाएंगे और जो स्ट्रक्चर है वो भी एग्रीड है। इसलिए दूसरी बात जो सजाए मौत वाली आप बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी खिलाफ है, 2008 से 2013 तक की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने एक मॉरेटोरियम अडॉप्ट किया हुआ था कि किसी को फांसी नहीं दी जाएगी, और इन 5 सालों में सिर्फ एक शख्स था जिसको मियांवाली में, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, फांसी दी गई। वो एक एक्स सोल्जर था और वो मिलिट्री कोर्ट का कोई अपना उनका फैसला था फौजी निज़ाम का, जिसमें उसको फांसी दी गई। अदरवाइज जो सिविल गवर्नमेंट थी, इन्होंने मॉरेटोरियम दिया और किसी को फांसी नहीं दी गई थी। जो बिलावल कहते हैं कि सदार हमारे हाथ में है माफी का, वो बेसिकली आइन के आर्टिकल 45 में सदर के पास पावर है कि वो अदालत की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी और अदालत से अगर किसी को सजा होती है तो सदर ममलिकत, उसे कहते हैं पार्डन, रेमिशन एक्स्ट्रा, सदर माफी भी कर सकते हैं टोटल सजा की, वो रिमिशन यानी सजा कम भी कर सकते हैं। तो जो बिलावल कह रहे हैं वो कोई आइन से बाहर या कानून से बाहर बात नहीं कर रहे। आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सदर को ये पावर्स ग्रांट करता है
कि वो सजा के मामले में वो माफी भी दे सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा पराचा साहब, दूसरी जानिब हमने देखा कि काफ़ी अरसे के बाद सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब ने भी खामोशी तोड़ दी और बिलाखिर वो भी कुछ बात करते हुए दिखाई दिए। आवाम से उन्होंने शिकायत भी की और मुझे क्यों निकाला वाली बात भी दोबारा से दोहराई। इसके साथ साथ उन्होंने शिकवा किया आवाम से कि आप ये जो सब चीज़ें ख़राब हुई हैं, मुल्क के हालात इस नहज तक पहुँचे, इसमें आप बराबर के हिस्सेदार है। क्या शिकवा उनका जायज़ है? और दूसरा ये कि आपको लगता है क्या वो इसीलिए ज़्यादा खामोश हैं ताकि वफाक और पंजाब की जो सूरत हाल है इसके अंदर उनकी पार्टी के लिए कोई मसाइल ना बने? ये बड़ी अहम बात है और उनको तो मेरा ख्याल है कल कहा भी जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी बहुत पहले लंदन में, फिर उसकी वजाहतें यहाँ से आती रहीं। फिर जब अब वो क्या कहें, 2016-17 में तो गवर्नमेंट ठीक चल रही थी, गवर्नमेंट को क्यों टॉपल ओवर किया गया? 2014 का धरना किसने करवाया, कौन उनको लेके आया धरने वालों को? 126 दिन इस्लामाबाद बंद रहा। सदर चीन शी जिनपिंग साहब, उन्होंने पाकिस्तान आना था, सी पैक शुरू होना था, वो नहीं हुआ था। आखिर ये सवालात तो हैं, चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए उनके रास्ते में जो रुकावटें आई वो यकीनी तौर पर उन रुकावटों को सोचते होंगे। लेकिन अभी तो हालात देखे ना, अभी आपने भी अली अमीन खान गंडापुर साहब का शॉट सुनाया। 4 कब है? 4 कल है, अभी दूर नहीं है। यानी हम एक ऐसी बात करें जो 2 हफ्तों के बाद होनी हो, 1 हफ्ते के बाद होनी हो, हम वी आर टॉकिंग ऑफ समथिंग टू हैपन टुमारो। अब टुमारो क्या होगा? क्या फिर इस्लामाबाद, वो तो पहले ही बंद कर दिया गया। अभी अगर आप इस्लामाबाद आ जाएं तो आप नहीं आ सकेंगे। अच्छा। क्योंकि बंद है। विदिन इस्लामाबाद जो है वो मूवमेंट, अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, मैंने फॉरेन ऑफिस जाना है, तो सिर्फ एक रास्ता मारगला रोड पे खुला है। अंदाजा करें कि पूरे सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन उस रास्ते से जा रहे हैं, कितनी कंजेशन होगी और कितनी इनकन्वीनियंस होगी। यानी आपकी स्टेट का बिजनेस एक रास्ते से पूरे सेक्रेटेरिएट के 5-6 लाख मुलाजमीन जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन जाएंगे, वुकला जाएंगे, फॉरेन ऑफिस के मुलाजमीन जाएंगे, वुकला जाएंगे, फिर उसी रास्ते से डिप्लोमेट्स निकलेंगे और अंदर जाएंगे। और एक डिप्लोमेट को, सीनियर किसी मुल्क के सफारतकार को या एम्बेसडर को आधा घंटा इंतजार करना पड़े लाइन में, ऊपर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स भी हो। क्या सोचेंगे? और आज मलेशिया के वजीर आजम इधर ही हैं, आज सारा दिन उनकी एक्टिविटीज हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात होनी है, साथ साथ उनकी सदर के साथ बात है, सदर ममलिकत ने उनको आदाज भी एक देना है। वो सारी मूवमेंट, वो भी तो कंटेनर देख रहे होंगे। तो पराचा साहब, ये इस सारी सिचुएशन में कौन जिम्मेदार है? या तो फिर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी ये स्ट्रेटजी फिर दुरुस्त नहीं है जो अब उन्होंने एहतजाजी हिकमत अमली अपना ली है, या फिर हुकूमत का रवैया आगे से रिस्पॉन्स? दोनों जानिब से बराबर की जिम्मेदारी है और दोनों जानिब से ही कोई सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है कि मलेशियन जो वज़ीर आज़म वो मौजूद हैं, उनका दौरा है और पहले से शेड्यूल था, उस सूरत हाल में भी फिर इस तरह की प्लानिंग की गई, डी चौक पहुंचने का कहा गया, और फिर आगे से जो गवर्नमेंट का रिएक्शन है, क्या कहेंगे इस पे? और इससे पहले शौकत साहब, चाइना के दौरे की भी आपने बात की और शी जिनपिंग के दौरे की बात की, जिसके दरमियान पीटीआई हायल हो गई थी। इस वक्त भी वो सेम वैसा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर वही सेम नताइज हुए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि देखें, हुकूमत का आपने कहा रिएक्शन नहीं दे रही, तो मामलात तो अदालती हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में है, वो हाई कोर्ट में है, वो एटीसी में है, वो दूसरी कोर्ट्स में है। तो अदालतों ने इसमें जो अदालती निज़ाम है उसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ना बेल हो सकती है, ना बेल कैंसिल हो सकती है। दूसरी बात ये है कि बड़ा अहम है इस चीज़ के हवाले से, जो गवर्नमेंट इस वक्त क्लेम कर रही है कि चूंकि एससीओ का यहाँ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट से इजलास होना है, वो भी 15-16 को है, जिसमें रूसी वजीर आजम भी मुतवक्को है शिरकत की, चीन के वजीर आजम तो आ रहे हैं। तो ये कोई ऐसा वेल चाक आउट प्लान है जिसके तहत पीटीआई अब ये प्लान करके आ गई कि हम, क्योंकि अली अमीन खान को कल मैं भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम हमारा एहतजाज सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक कि हम चाहेंगे। तो क्या वो जो हुकूमत की एप्रीहेंशन या खतरा है कि
ये लोग सिर्फ SCO को भी सैबोताज करना चाह रहे हैं। तो इंतशार के हवाले से, इन धरनों के हवाले से, रुकावटों के हवाले से ये तो मसाइल रह गए हैं PTI की सही कह रहे हैं। अच्छा, तो पराचा साहब, इस सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं कि पंजाब की क़यादत इतनी एक्टिव नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पंजाब में एहतजाजी माज भी आकर वो KP से ही संभाल रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सादा सी बात है कि रिसोर्सेज हैं, वहाँ पर मशीनरी है, सरकार के खाते में सारा कुछ आ जाता है। और अली अमीन खान कह तो गए खुद ही कि मैं चूंकि चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं मूव करूंगा तो सरकारी वसाइल तो मूव करेंगे, मशीनरी लेके आएंगे। और अब वो हैवी मशीनरी के साथ ट्रेवल करते हैं। फिर वो पिछली बार जब आए थे वो गोलियों की बात भी कर गए कि एक गोली मारेंगे तो हम 10 गोलियां मारेंगे। तो हालात को इश्तियाल इंगेज तौर पर आगे इसलिए बढ़ा रहे हैं, जाहिर है कि वो उनके लीडर जेल में हैं। पंजाब के हवाले से तो PTI कहती है कि पंजाब की क़यादत पर खासा मुश्किल है। हमाद अजहर कहीं कहीं ट्वीट तो आ जाते हैं, वैसे इस वक्त जब पार्टी को जरूरत होती है उनको सामने आना चाहिए। मियां असलम इकबाल कहाँ हैं कोई पता नहीं है। तो पार्टी खुद एक्टिव होगी तो नजर आएगी। बाकी KP वाले भी तो हमें नजर आते हैं वो एक्टिव हैं, लेकिन ये जो पंजाब वाले हैं ये तो छुपे हुए हैं, या वो डरे हुए हैं। उनमें से या डरना है तो फिर पॉलिटिक्स छोड़ दें, ऐसे थोड़ी इनकलाब आया। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब हमें इस हवाले से आने के लिए और बताने के लिए कि इस वक्त की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमें यकजा होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और सियासत को एक साइड पर रखना चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। एक बार फिर से हम स्क्वाश की ही बात करने लगे हैं, जिसमें पाकिस्तानी टैलेंट की भरमार है और आए रोज स्क्वाश के जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन कर रहे होते हैं। और अब अमेरिका में होने वाला जो वर्ल्ड टूर टाइटल शार्ल्सविल ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप 2024 पाकिस्तान के टॉप स्क्वाश खिलाड़ी आसिम खान ने अपने नाम कर लिया है। और अमरीकी रियासत वर्जीनिया में होने वाले इवेंट के फाइनल में आसिम खान ने टॉप सीड इंग्लैंड के निक वेल को 65 मिनट तक जारी रहने वाले सख्त मुकाबले में 1-3 से शिकस्त दे दी। और पाकिस्तानी खिलाड़ी ने पहला गेम गंवाया था, लेकिन इसके बाद 12-14 के बाद जबरदस्त कमबैक करते हुए उन्होंने अगले 3 गेम्स उनको हराए और उन 3 गेम्स में उन्हें 10-12, 6-11 और 5-11 की फतह हासिल हुई। और इस शानदार फतह के साथ ही आसिम खान को 500 रैंकिंग पॉइंट्स भी मिले हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएं, आसिम इस वक्त पाकिस्तान के टॉप स्क्वाश प्लेयर हैं जो अपनी गेम्स से और अपने टाइटल से सबसे आगे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिम खान हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइएगा, आलमी टाइटल जीतकर कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है। हर स्पोर्ट्समैन की, हर एथलीट की ख्वाहिश होती है कि अपने मुल्क का नाम रोशन करे बड़े से बड़े लेवल पर। काफी अच्छा लग रहा है। मैं इसके लिए काफी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से। और अगर देखा जाए मैं रिकॉर्ड, तो मैं कभी इस लेवल के टूर्नामेंट में फर्स्ट और सेकेंड राउंड से आगे नहीं गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अनसीटेड रहकर टॉप के प्लेयर्स को जीतना इस लेवल के टूर्नामेंट में, तो मेरे ख्याल से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। काफी ज्यादा खुश हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, खुश आप भी हैं, खुश हम भी हैं और बड़ा फख्र महसूस करते हैं जी। अच्छा बताइएगा, ये डिफिकल्ट कितना था, चैलेंजिंग कितना था ये टाइटल जीतना आपके लिए? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 3-4 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड से आगे नहीं जाता। असल में सबसे बड़ा जो इशू आता है पाकिस्तानी एथलीट्स को, वो है सपोर्ट का और ट्रेनिंग प्रोग्राम का। हमारे पास उस लेवल के स्पॉन्सरशिप नहीं है, सपोर्ट नहीं है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है। तो इसके लिए स्पेशल मैंने यहाँ पे अमेरिका फिलाडेल्फिया के अंदर एक अकेडमी K2 स्क्वाश जो कि पाकिस्तानी रन करता है, उससे मैंने बात की थी। मेरा 3 महीने का प्लान था कि ये टूर्नामेंट से तैयारी करनी है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। K2 स्क्वाश का मेरी ट्रेनिंग, मेरी फिटनेस, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुई है इसमें, नो डाउट, लेकिन रिजल्ट भी काफी अच्छा है। अच्छा तो ये बताइएगा, आसिम स्क्वाश के अलावा क्या करते हैं और स्क्वाश की तरफ किस तरह से आए? मैं फुल टाइम स्क्वाश भी हूँ। स्टडी में कर रहा था लेकिन मैंने बीच में छोड़ दी क्योंकि इसके लिए काफी टाइम देना पड़ता है। और मेरे अबू चूंकि जो है ना बचपन पे वो वॉलीबॉल के प्लेयर हुआ करते थे, उनका शौक था कि मैं भी स्पोर्ट्स पे जाऊं। और मुझे स्पोर्ट्स खेलना बहुत बड़ा शौक था मेरा। स्ट्रीट्स पे खेलता था, कभी फुटबॉल खेली, क्रिकेट खेलती रात को देर तक। तो अबू को ये चीज पसंद नहीं थी, तो अबू ने कहा अगर आपने खेलनी है तो प्रोफेशनली स्टार्ट करते हैं। तो अबू के दोस्त होते थे पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन में लाहौर में, तो फिर उन्होंने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराया और फिर वहां से जो है ना मेरे स्क्वाश का जो सफर शुरू हुआ। अच्छा, स्क्वाश में कौन आइडियल आपका पसंदीदा स्क्वाश प्लेयर कौन है और किसको ज्यादा आप रोल मॉडल अपना मानते हैं?
मेरा पसंदीदा अगर आप कहें तो शुरू से जब मैंने स्क्वाश स्टार्ट किए तो मुझे काफी लोग कहते हैं कि मेरी जो स्टेपिंग है, मेरी जो मूवमेंट है कोर्ट में, वो जांशिर खान के साथ मिलती है। तो तब से जो है ना मैंने जांशिर खान को फॉलो करना स्टार्ट किया, तो वही मेरी आइडिया थी कह सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा आजकल कौन सा इवेंट आपका चल रहा है, कौन से मुकाबले होने वाले हैं मुस्तकबिल में, किस इवेंट में शिरकत करेंगे, कहाँ? अभी यूएसए के ट्रिप में जो मेरा जो प्लान था, वो फर्स्ट टूर्नामेंट लाइफ टाइम जोन्स क्रीक ओपन था, जो कि वही मैं जीता था, शायद आपको पता होगा। उसमें भी मैंने फाइनल जीता है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा इवेंट शार्लेट ओपन था, इसमें भी कामयाबी हासिल की है। और इंशाल्लाह ताला मेरा लास्ट टूर्नामेंट है और उम्मीद करता हूँ कि हैट्रिक करके वापस आऊंगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक एक और टूर्नामेंट है यहाँ पे अमेरिका के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। अच्छा, एक तो टाइटल ये चैंपियनशिप जीतना और उसके बाद फिर जो पीएसए स्क्वॉश रैंकिंग्स है उसमें आप जंप करके 64th नंबर पे आ गए, अभी आप टॉप स्क्वॉश प्लेयर पाकिस्तान की, ये फीलिंग कैसी है? काफी अच्छा लग रहा है। और मैंने इससे भी जो है ना हाईएस्ट रैंकिंग अचीव की हुई है 2022 दिसंबर के अंदर। मेरे हाईएस्ट रैंकिंग 53 थी। तो वही बात आ गई कि आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, एक ना एक लेवल पर आके आपको जो है ना स्पॉन्सरशिप वगैरह की और सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि पहले नहीं थी। तो पहले मेरा ये था, पिछले 4-5 साल में जो मेरे स्टैट्स देखे वो यही है कि मेरी रैंकिंग 53 पे आई, फिर वापस चली गई, फिर बीच में 2-3 महीने का ब्रेक आ गया। आपको पता है इतनी जो है ना स्पॉन्सरशिप है नहीं और ना मैं इतना कर सकता हूँ, इतनी सेविंग है नहीं हमारी। तो मुझे 3-4 महीने वेट करना पड़ता था सेविंग का, उसके बाद फिर मुझे टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते थे। तो 3-4 साल से ये सिलसिला चल रहा था और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है इस इवेंट के बाद जो है ना पूरी सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तान की तरफ से और मजीद रैंकिंग इंशाल्लाह पूरी होगी। तो आसिम, कभी स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान का रिकॉर्ड बराबर करने का ख्वाब देखा है? मेरे ख्याल से वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। जो उन्होंने कर लिया वो मेरे ख्याल से सदियों में एक आधी बार होता है, ऐसा एथलीट आता है जो कि इतना बड़ा रिकॉर्ड बना जाता है। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश यही है कि मतलब कि जो टाइटल्स उन्होंने जीते थे एक बार, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना हम जीत कर दिखाएंगे। जरूर आसिम खान, इंशाल्लाह आगे चलकर हम आपका नाम भी इसी तरह से लेंगे कि भाई आप भी हमारे लेजेंड, अभी से आप इतना काम करें, आगे चल के तो बिल्कुल जिस तरह से आप सपोर्ट की बात करें, मैं उसी नुक्ते पे वापस आती हूँ। स्पॉन्सरशिप के मसाइल हमारे हर एथलीट को हैं। आपको अभी ये चैंपियनशिप जीतने के बाद भी कोई जो लोकल स्पॉन्सर्स हैं या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया, किसी तरह की सपोर्ट नेक्स्ट इवेंट्स के लिए कुछ जाहिर नहीं की गई? एक अच्छी बात यह कि मैं SNGPL का प्लेयर हूँ, मैं उनकी तरफ से खेलता हूँ, उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। उनकी तरफ से अच्छी खबर है कि मजीद जितने भी आगे टूर्नामेंट्स होंगे तो उसके लिए मुझे स्पॉन्सरशिप मिलेगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अगर स्पॉन्सरशिप मुझे मिलती है तो आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर या 1.5 साल बाद आप मुझे जो है ना मेरी रैंकिंग टॉप 30 टॉप 20 में इंशाल्लाह नजर आएगी। उसके अलावा पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने भी वादा किया है, तो उम्मीद है कि चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी अभी। अच्छा, तो ये बताएं आसिम, वैसे तो हिना बहुत पॉजिटिव हैं और हमेशा हर किसी को दाद भी देती हैं, उनका हौसला भी बढ़ाती हैं, पर मैं समझता हूँ कि आपको कभी कोई रिकॉर्ड बराबर करना हो या फिर आगे बढ़ना हो तो एक छोटे छोटे सेकंड के लिए भी, कारकर्दगी दिखाने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा सा सिनिकल हूँ मैं इसमें, कैसे आप उस पर काबू पाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं? देखिए, अगर देखा जाए, मैंने जैसे पहले बताया कि पाकिस्तान में उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं है, उस लेवल की सपोर्ट नहीं है। तो काफी बार मैंने भी गिव अप किया। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कोई ट्रेनिंग करता हूँ, काफी बार मेंटली हर कोई डिस्टर्ब होता है। तो मैंने भी काफी दफा गिव अप किया है और फिर मैंने कमबैक भी किया है। रात को जब मैं सोता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कुछ बन नहीं रहा, ट्रेनिंग चल रही है, हर चीज हो रही है, किसी चीज की कमी नहीं है, स्क्वॉश भी इम्प्रूव हो रही है, गेम भी इम्प्रूव हो रही है, लेकिन टूर्नामेंट्स नहीं निकल रहे। तो मेरे ख्याल से हमें हर वक्त पॉजिटिव रहना चाहिए। जो स्पोर्ट्स का जो ये फील्ड है ये काफी टफ है, तो आपको इसमें जो है ना बहुत पेशेंसली सब्र करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले बताया 3-4 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ और अब जाके जो है कामयाबी मिली है। बिल्कुल पॉजिटिव आपको रहना चाहिए, सिचुएशन चाहे कोई भी हो। अच्छा, इस चैंपियनशिप की जो इनामी रकम है जरा उसके बारे में भी बताइए, कितनी है और उसका क्या करने का सोचा है आपने? जी, काफी लोग तो सोच रहे हैं कि ये $30,000 का टूर्नामेंट है, वो सारी प्राइज मनी मुझे मिली है। नहीं, वो सब प्लेयर्स में 24 प्लेयर्स होते हैं, सब में तकसीम होती है। मेरे लिए जो है ना काफी ज्यादा, मुझे $5,000 मिलेंगे। मैं बताया तो क्लियर करूँ, काफी लोगों को पता नहीं है। फिर भी पाकिस्तानी हिसाब से $5,000 बिल्कुल। तो मेरे लिए $5,000 बहुत बड़ी रकम है। और इसके अलावा जब आप ऐसे टूर्नामेंट जीतते तो आपको जो इनामात मिलते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से और आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से मिलते हैं। प्राइस में इतनी खास नहीं होती। सही। तो उम्मीद है कि जो बाकी जो इनामात है वो मुझे जो है ना पाकिस्तान की जरूर आपका वेलकम भी वैसा ही होगा, इनामात भी आपको मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। लास्ट 30 सेकंड्स है, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने देखने वालों को, अपने फैंस को, कुछ कहना चाहेंगे?
बस मैं अपने फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे हर वक्त जो है ना सपोर्ट किया अच्छे बुरे टाइम में। और मैं अपने इलाके जो मानसर इशरे से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबने बहुत दुआई की है। और एंड पे जितने भी स्पोर्ट्समैन एथलीट्स हैं उनसे यही है कि आप कभी भी जो है ना गिव अप ना करें, पॉजिटिव रहे, अपनी ट्रेनिंग जारी रखें और मेहनत का फल जो है ना आपको इसी लाइफ में मिलता ही मिलता है। जी आसिम, ना सिर्फ आपकी फैमिली बल्कि एक्सप्रेसो फैमिली भी आपके साथ है। बहुत बहुत मुबारकबाद टाइटल जीतने के लिए और उम्मीद करते हैं आप आने वाले वक्त में जो भी चैंपियनशिप्स होंगी उनको जीतेंगे और यूं ही आगे बढ़ेंगे। हम यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। और अब सेगमेंट हिमाकत की नफ्सियात में वक़ार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं कि बाज़-औक़ात बेअमली अमल से बेहतर क्यों है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी, यानी हमाकत की नफ्सियात। और हमाकत की नफ्सियात में आज हम बात करेंगे एक्शन बायस पे। एक्शन बायस बेसिकली एक ऐसा रुझान है जिसमें हम अमल को बेअमली पे फोकियत देते हैं, एक्शन को इन एक्शन पर फोकियत देते हैं। और क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौक़े आते हैं, बहुत सारे ऐसे इत्तफ़ाक़ात होते हैं, बहुत सारे ऐसे मौक़े जहाँ पर इन एक्शन ज़रूरी होता है, बेअमली ज़रूरी होती है। वहाँ पे अमल जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन क्या हम एक्शन और इन एक्शन को इक्वली बराबर की सतह पर ये अहमियत देते हैं? सबसे पहले हम कुछ ऐसी मिसालें देखेंगे जिससे हम ज़रा वाज़ेह हो सके कि एक्शन और इन एक्शन से मुराद क्या है और एक्शन बायस से क्या मुराद है, ये कौन सा तासुब है और ये किस तरह हमारे फैसलों पर असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पे आप सड़क पर जा रहे हैं, आपके सामने एक गाड़ी है और वो गाड़ी जो है वो किसी और गाड़ी को ओवरटेक कर रही है और आप बिल्कुल पीछे हैं उसके, और उसकी स्पीड जो है वो आपकी स्पीड से स्लो है, जिसकी वजह से आप बार बार हॉर्न बजा रहे हैं। अच्छा, अब आप इसको ज़रा प्रैक्टिकली देखिए कि जब तक वो गाड़ी जिसको ओवरटेक कर रही है, जब तक वो उसको ओवरटेक नहीं कर चुकेगी उस वक्त तक वो बिल्कुल बेबस है, आपको वो रास्ता नहीं दे सकता। लेकिन उसके बावजूद हॉर्न बजाना या बीप करना, ये क्या है? ये बेसिकली एक्शन है। और यहाँ पे एक्शन के बजाय इन एक्शन, यानी ये हॉर्न ना बजाना जो है ये कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ये कहीं ज़्यादा इसलिए बेहतर हो सकता है कि यह जो आगे है उस पर भी ज़हनी दबाव डाल रहा है और बाकी भी जो लोग हैं, जो इन्वायरमेंट है उसमें भी एक स्ट्रेस हो रही है। इसके अलावा बहुत सारी और मिसालें। मिसाल के तौर पर आपकी कोई वेबसाइट जो है या आपका कंप्यूटर जो है वो हैंग हो गया, तो आप उमूमी तौर पर देखते हैं कि कीबोर्ड्स पे लोग बार बार एंटर का बटन दबा रहे होते हैं, उससे कुछ नहीं होना होता। इसी तरह अगर कोई ऐप जो है आपकी मोबाइल पे हैंग हो गई है या वो बंद नहीं हो रही, तो आप बार बार उसको जब बटन को दबाते हैं तो हालांकि आप भी जानते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद आप एक्शन को तरजीह देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं इन एक्शन पर। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे इन एक्शन ठीक होता है, बेहतर होता है। अच्छा, आगे जाने से पहले इसकी दो मिसालें और भी, ताकि ये इसकी शक्ल जो है एक्शन बायस की मुकम्मल तौर पे वाज़ेह हो जाए। एक गोलकीपर जो है खड़ा हुआ है और उस गोलकीपर यानी उसने डिफेंड करना है और वो मुसलसल एक्शन में है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, और उसके बाद या उसने राइट की तरफ जाना है या लेफ्ट की तरफ जाना है, यानी गोल बचाने के लिए 50% प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जब साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो देखा गया कि वहाँ पर अगर वो स्टिल रहे, इन एक्शन को प्रेफर करे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। यानी वो जब वेट कर रहा है तो उसमें इन एक्शन को अगर वो करे तो वो ज़्यादा डिसीजन बेहतर कर सकता है और क्विक कर सकता है, और उसके पास टाइम भी हो सकता है उस फैसला करने का कि उसने राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे जंप करना है और गोल को बचाना है। इस तरह आप एक हाईवे पे सफ़र कर रहे हैं और हाईवे पे जो सफ़र है उसमें ट्रैफिक ब्लॉक है और आप वहाँ पे एक कच्चे रास्ते को तरजीह देते हैं कि मतलब कुछ ना करने से, ट्रैफिक में रुके रहने से मैं उस कच्चे रास्ते को चला जाता हूँ। और वो कच्चा रास्ता जो है एक प्रॉब्लमेटिक भी है, अब बहुत ज़्यादा टाइम भी ले रहा है, यहाँ पे भी टाइम लग रहा है। लेकिन जब ट्रैफिक खुलती है या और उसके बाद क्योंकि आप हाईवे पे हैं तो उसके बाद ये लेस टाइम है, कम टाइम में आप वो ट्रैवल कर लेते हैं, अपनी जो भी डेस्टिनेशन है उस पर पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर आप कच्चा रास्ता इख्तियार करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन वहाँ पर ये जो प्रेफरेंस है, अमूमी तौर पर आपने देखा होगा कि लोग रोड पर इस तरह के फ़ैसले लेते हैं, कच्चे की तरफ चले जाना या एक ऐसा कोई फैसला करना जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाते हैं, बजाय इसके कि वो अगर फैसला न लिया जाए तो सारी ट्रैफिक जो है वो नॉर्मली चल सकती है और वो बंदा और बाकी जितने भी लोग हैं वो ट्रैफिक खोल के जा सकती है और अपनी अपनी वो मकामात पर पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको पाकिस्तान में एक ये फिनोमेना नज़र आएगा कि एक जगह ट्रैफिक जो है वो एक लाइन में रुकी हुई है और दूसरी तरफ जो आने वाली ट्रैफिक है वो उस साइड पे रुकी हुई है।
तो यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो कि फैसला करेंगे उस साइड पे जाने का, हालांकि इससे मुकम्मल ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। इधर जाने वाले भी, ये फ़र्द जिसने ये फैसला लिया है, उधर से आने वाले भी, ये तमाम ब्लॉक हो जाएंगे। ना ये जा सकेगा ना बाकी कोई जा सकेंगे। लेकिन इस फ़र्द ने ये क्यों किया? इसने एक्शन को प्रेफरेंस क्यों दी, जबकि यहाँ पे एक्शन को प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए थी, तरजीह नहीं देनी चाहिए थी? तो ये होता है एक्शन बायस, जिसमें आप एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इन एक्शन को तरजीह देनी चाहिए, बेअमली या गैर अमली को तरजीह देनी चाहिए, वहाँ पे आप अमल या एक्शन को तरजीह दे के चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सो इसको जनरली एक्शन बायस को ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कहते हैं। यानी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स इम्पल्स पे, जज्बात पे मबनी होता है, ना कि लॉजिक पे मबनी होता है। और क्योंकि ये गैर मंतकी होता है तो इसकी वजह से ये गैर मंतकी नताइज देता है आपको। एक्शन बायस में हम एक्शन को क्यों तरजीह देते हैं? उसकी एक वजह तो यह है कि माशरे में अमूमी तौर पर इसको इनकरेज किया जाता है और इन एक्शन को ब्लेम किया जाता है, उसकी मजम्मत की जाती है, या ये समझा जाता है कि वो फेलियर की ज़मानत हो सकती है अगर आप बेअमली या गैर अमली करें। एंथनी पैट जो है उन्होंने इस सारे एक्शन बायस को बहुत ही खूबसूरती के साथ गवर्नमेंट्स की तरफ उसने नथी किया और आप पॉलिसी मेकिंग की तरफ नथी किया। और आप ये समझते हैं कि जब भी आप गवर्नमेंट्स को देखते हैं कि वो बेअमली का शिकार है, या कम अज़ कम वो इतनी ज़्यादा इस तरह नहीं है कि फ्रूटफुल उनकी जो एक्शंस हैं वो हों, वो कुछ अच्छे नताइज बरामद कर रहे हों, ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अमल आपको नज़र आता है। वो अमल जो है या वो शो ऑफ जो है वो क्यों होता है? जहाँ पे वो इन एक्शन को तरजीह दे रहे होते हैं, लेकिन वो जो पॉलिसी मेकिंग है, लेकिन वो जो प्रोडक्टिविटी है वो आपको कहीं नज़र नहीं आ रही होती। और इसी वजह से एक्शन बायस या ये जो तासुब है, ये डिसीजन मेकिंग में जब आता है तो वो चाहे हुकूमत की सतह हो, चाहे वो इनफरादी सतह हो, चाहे वो माशरती, किसी भी सतह पे ये जो डिसीजन मेकिंग है ये गलत डिसीजन मेकिंग होती है। और जब गलत डिसीजन मेकिंग होती है, गैर मंतकी होती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है जो कि जज्बात पे मबनी है, जब भी आप इसकी सुनते हैं तो इसका जो नतीजा है वो हमेशा गैर मंतकी निकलता है। तो अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? इसका कंट्रोल का एक तरीका तो ये है कि इसको सबसे पहले तो पहचाना जाए या इसको देखा जाए कि यह है क्या। जब आप इसको वंस पहचान जाते हैं और आप इसको देख लेते हैं तो उसके बाद आपको बेसिकली मालूम हो जाता है कि ये एक फ़ाल्स सेंस ऑफ कंट्रोल है, ये एक इल्यूजन है। बहुत सारी ऐसी जगहों पे ये मुझे एक गलत फहमी में मुब्तला कर रहा होता है। मैं ये उस वक्त ये चाहता हूँ कि एक सेंस ऑफ कंट्रोल मेरे पास रहे, और जबकि इसका कोई नतीजा या कोई चीज़ जो है वो बरामद नहीं होती। इस पूरे सेगमेंट का मकसद या इस एक्शन बायस को या तासुब को आपसे इंट्रोड्यूस करवाने का या मुतारिफ़ करवाने का मकसद कत्तन ये नहीं है कि बेअमली की वकालत की जा रही है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, फैसला करते हैं, तो एक्शन और इन एक्शन दोनों को इक्वली बराबर की सतह पे इम्पोर्टेंस देना या अहमियत देना ज़रूरी है। बहुत सारी जगहों पे इन एक्शन बेहतर चीज़ होती है, बहुत सारी जगहों पे एक्शन बेहतर चीज़ होती है। लेकिन आप इस इल्यूजन का या इस गलतफहमी का शिकार हो जाएं कि वो जो पाजेस हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो एक्शन जो है वो करने से कोई पॉजिटिविटी बरामद होगी, तो वो पॉजिटिविटी बरामद नहीं होगी, बल्कि उसको हमाकत की नफ्सियात कहेंगे। तो इससे कभी भी कोई पॉजिटिव या मुस्बत नतीजा बरामद नहीं होगा, बल्कि गैर मंतकी नतीजा ही बरामद होगा, और इसी को हमाकत की नफ्सियात कहते हैं। देखते रहिए हमाकत की नफ्सियात। जी आया हूँ। हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है कि मईशत ट्रैक पर चल पड़ी है, माशी आदाद शुमार में बेहतरी आ रही है, और इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह गुज़िश्ता 44 माह की कम तरीन सतह पर है। सितंबर 2024 में अफरात ज़र की शरह 6.9% रिकॉर्ड की गई, जबकि अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% थी, जबकि माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.5% कमी देखने में नजर आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी पर इजहार इत्मीनान किया है, और उन्होंने कहा है कि अल्लाह के फजल करम से आवाम से किए अहद की पासदारी में उन्हें कामयाबी मिलना शुरू हो गई है। महंगाई की शरह 6.9% होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। जी हाँ, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी मुतवातर कमी से आवाम को रिलीफ मिल रहा है, वो ये कह रहे हैं। और शरह सूद कम होने से मुल्क में कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं उनमें इजाफा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फौरी बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया ने ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए जो है कमर कस ली, और किरायों में 20 से 190 रुपये तक कमी आई है। पंजाब भर के तमाम जो बस अड्डे उन पर नए किराएनामे आवेजा कर दिए गए हैं। जिस तरह हुकूमत खुशी से निहाल है, क्या आवाम को भी रिलीफ मिल रहा है? ये
सारी जो सिचुएशन है इस पर बात करते हैं। ग्राउंड रियलिटी बेसिकली क्या है? हुकूमत तो दावे बड़े बड़े कर रही है, आवाम को रिलीफ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, इस पर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं बड़े शहरों से। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे काशिफ हुसैन, पेशावर से हमारे साथ विसाल यूसुफजई होंगे और लाहौर से हमें आमिर नवीद चौधरी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ही आगाज़ कर लेती हूँ। दावे तो किए जा रहे हैं और जिस तरह से ये वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी कहेंगे एक अच्छा कदम ही लिया गया है और 20 से 190 रुपए तक किराए में कमी कर दी गई है, तो क्या ग्राउंड रियलिटी भी यही है? किराए वाकई कम हुए हैं, आवाम को रिलीफ मिल रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में कमी है उसका? जी हिना, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की आपने बात की है तो ग्राउंड्स पर तो कुछ और हो रहा है और टीवी स्क्रीन्स पे कुछ और नजर आ रहा है। अच्छा। सूरत हाल ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से 2020 तक एक फार्मूला एग्जिस्ट करता था कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 6 रुपए फी लीटर तक कमी होगी तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे बैठ के स्टेक होल्डर्स तय करेंगे कि किरायों में कितनी कमी करनी है, और अगर पेट्रोल की कीमतों में 6 रुपए तक का इजाफा होगा तो तय किया जाएगा कितना इजाफा करना है। लेकिन 2020 के बाद को फार्मूला सामने नहीं आया। अब सूरत हाल यह है कि जहां पर पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए तक की कमी होती है तो ट्रांसपोर्टर तो परेशान होते ही होते हैं, आवाम तो साथ वैसे ही ज्यादा किराए दे रही, साथ साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके हुकाम भी कंफ्यूजन का शिकार है कि जो ट्रांसपोर्टर्स का कहना यह है कि हुकूमत की तरफ से इस हवाले से कोई फार्मूला नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है कि 2 से 3 रुपए पेट्रोल या डीजल की कीमत में कमी होती है, और ट्रांसपोर्टर्स का यह कहना है कि आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले हमें बुलवा लेते हैं और कहते हैं किराए में कमी करें। उन्होंने कहा है कि इस हवाले से पहले कोई पॉलिसी बनाई जाए। जब इस हवाले से हमारा ट्रांसपोर्ट हुकाम से बात हुई तो उनका यह कहना है कि हुकूमत की तरफ से अभी तक इस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है कि किस स्लैब रेट पर जाके कितनी पेट्रोलियम मसनूआत कीमत में कमी होगी जब किरायों में को कमी या इजाफा किया जाएगा। इस हवाले से कोई फार्मूला ही नहीं है। अब डंग टपाओ पॉलिसी हुकूमत की तरफ से भी नजर आ रही है और यही धौंस धांधली जो है ट्रांसपोर्टर फिर वो सिफारियों के साथ करते हैं, जहां से 9 रुपए 20 रुपए से 90 रुपए तक की बात है। अगर 4000 रुपए या 4500 रुपया किसी डेस्टिनेशन कराया उसमें 90 रुपए कमी जो होती है अनाउंस तो हो गई है, लेकिन वो आवाम तक आते आते 2 से 3 रोज लगते हैं। ये सिर्फ हुकूमती जो दावे हैं वो प्रेस रिलीज तक और सिर्फ टिकर्स तक नजर आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टर आज भी वही किराए वसूल करें जो 3 दिन पहले तक थे, जो 30 तारीख का किराया थे। आज सुबह जो ट्रांसपोर्टर से बात हुई है उन्होंने कहा अभी तक इंस्ट्रक्शंस तो आई हैं लेकिन हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम 600 रुपया जो किराया उसकी 20 रुपए कमी करें, वो 600 ही लिया जा रहा है। हमें ग्राउंड पे कोई इसका रिलीफ नजर नहीं आता। जी आमिर को ग्राउंड पर इस वक्त कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा है। हम रुख करते हैं कराची का। काशिफ, बताइएगा कि इस वक्त आप कराची की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर पेट्रोल के आदाद शुमार देखें जब से ये गवर्नमेंट तश्कील पाई है तकरीबन 6 महीने के दौरान सिर्फ पेट्रोल की कीमत में 32 रुपये कमी आई है। डीजल की अगर बात की जाए तो 41 रुपये की कमी फी लीटर डीजल की कीमत में आई है। तकरीबन 12 से 14% की कमी अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत में आती है तो हमें इसका असर हर अशियाए ज़रूरत की कीमतों पर नज़र आना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। कराची में अगर बात की जाए तो अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में बजट के आने के बाद से मुसलसल इजाफा हो रहा है। सिवाय आटे के अशियाए खुर्दनोश में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आवाम की क़ुव्वत खरीद में हो। जहाँ ये बात की जा रही है कि अफरात ज़र 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गया, लेकिन कीमतें 4 माह पहले की सतह पर भी नहीं आ सकी हैं। अगर सिर्फ दालों की बात की जाए तो जून से जब से ये बजट आया तकरीबन दालों की फ़ी किलो कीमत के अंदर 40 से 50 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ है। घी तेल की जो कीमतें हैं वही 450 से 500 रुपये फ़ी किलो के ऊपर बरकरार हैं। चावल लोगों की क़ुव्वत खरीद से बाहर है। सब्जी इस वक्त कराची के अंदर कोई 150-200 रुपये से कम कोई सब्जी नहीं है। मुर्गी की कीमत 700 रुपये पे आके मुंजमद हो चुकी है। इसी तरह गाय बच्चे का गोश्त 1400-1500 रुपये फ़ी किलो फरोख्त किया जा रहा है। तो गरीब तबके की तो हालत ख़राब है। ये आदादो शुमार से गरीब का और उसके बच्चों का पेट नहीं भरेगा। पैक आइटम्स की कीमतें बिल्कुल छोड़ दी गई हैं, कोई निगरानी का निज़ाम नहीं है। अद्वियात महंगी हो रही है, बच्चों के पीने का दूध महंगा है। तो वज़ीर-ए-आज़म और अगर उनकी काबीना इस बात पे खुशियाँ मना रही है, तालियां बजाई जा रही हैं कि माशी आदादो शुमार बेहतर हो रहे हैं, लेकिन लोगों की जो हालत है उसमें तब्दीली नहीं आ रही है। इसके लिए जरूरी है बिल्कुल ऑपोजिट है। जो बातें हुकूमत कर रही है और खुशी से निहाल हो रही है वो आप बता रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये पंजाब और सिंध हुकूमत की तो बात की है, जरा देखते हैं। विसाल, बताइएगा केपी हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? क्या वहां भी यही सूरत हाल है? जिस रिलीफ का तस्करा किया जा रहा है बारहा कि ये रिलीफ अवाम तक पहुंचना शुरू हो गया है, क्या वाकई ऐसा है या यहाँ भी सूरत हाल पंजाब और सिंध जैसी है? जी बिल्कुल है ना। खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर में यही सूरत हाल है जिस तरह सिंध और कराची में है। वज़ीर-ए-आज़म साहब तो ऐलानात करते हैं, जो काबीना है वो ऐलानात करते हैं कि
महंगाई की शरह में कमी आ गई है, तेलों की कीमतें कम की गई है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो कह रहे हैं, एक तो ये है कि उनके जो गाड़ियां हैं वो सीएनजी पर है ज़्यादातर, और जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्होंने अभी तक किराया कम नहीं किया है। दूसरी बात ये है कि आशिया खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं वो वही के वही रेट चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो BRT का किराया था पहले 50 रुपये था, अब जो तेल के रेट कम हुए तो उन्होंने किराया 55 रुपये कर दिया है। तो लोगों के जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं, जो गोश्त है या दूसरी जो चीज़ें सब्जियां जो है वो तो अपनी खेतों में पाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद सब्जियां भी लोग खरीद नहीं सकते हैं। तो जो तेलों की कीमतें कम हुई है उससे जो आम गरीब आवाम है उनको कोई रिलीफ अभी तक नहीं मिला। जी अच्छा आमिर, आप बताइएगा कि आपने कहा कि कोई ट्रांसलेशन नहीं है इस वक्त, महंगाई में कमी जो हो रही है सिर्फ कागजी महंगाई नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो आपने ट्रांसपोर्टर्स की बात की उनको हिदायत तो जारी की गई हैं कि वो 20 रुपये कम करें, लेकिन अभी तक उन्होंने अमल दरामद शुरू नहीं किया। तो किसकी पार्ट पर गलती है? हुकूमत की पार्ट पर गलती है या ये ट्रांसपोर्टर्स की पार्ट पर भी गलती हो सकती है? देखें अली, बिल्कुल आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। ये अगर गलती जहाँ डिग आउट होगी, हमारे यहाँ कमी जिस चीज़ की है डांग टपाओ पॉलिसी है, प्रॉपर पॉलिसी नहीं है। अब जब पॉलिसी नहीं होगी तो महकमा ट्रांसपोर्ट के पास वो स्टिक नहीं है कि वो ग्रिल्स कर सके जो है ट्रांसपोर्टर्स को। ट्रांसपोर्टर्स ये कहते हैं कि हमारे साथ जो 2020 तक फार्मूला था कि 6 रुपए तक की कमी होगी तो किरायों में रद्दोबदल होगा। तो अब आप या तो उस पॉलिसी को रिवाइज करें, नई पॉलिसी लेके आए, उसमें कोई परसेंटेज रखी जाए। साथ ही महकमा ट्रांसपोर्ट वाले कहते हैं कि जब एक खास हद से ज्यादा कोई रिक्वेस्ट तो की जा सकती है ट्रांसपोर्टर्स को, उन्हें कहा जाता है यार इस पे अमल दरामद करें। वजीर आला के नोटिफिकेशन या नोटिस लेने से तो फायदा नहीं होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर उस पर अमल दरामद नहीं करता तो महकमा ट्रांसपोर्ट के पास ऐसी सख्त सजाएं नहीं है कि जो उन्हें ग्रिल किया जा सके या उन्हें सजा दी जा सके। इस हवाले से यहाँ पे हमें पॉलिसी का फुकदान नजर आता है। तो ट्रांसपोर्टर्स को इसमें लिवरेज हासिल है, लेकिन पॉलिसी ना होने की वजह से और महकमा ट्रांसपोर्ट की ग्रिप कमजोर होने की वजह से ये रिलीफ जो है आम आदमी तक नहीं पहुंचा। अगर काशिफ की बात ली जाए कि 6 माह में 32 रुपए कमी हुई है, लेकिन उसी तनासुब से फिर किरायों में तो 5 मरतबा कमी इजाफा होना चाहिए था, लेकिन वो हमें नजर नहीं आता। अशिया खुर्दनोश की जहां तक बात है तो उसमें यह सूरत हाल है कि जो महकमा शुमारियात है उसके अदाद शुमार होते हैं सरकारी नरखनामों पर। सरकारी नरखनामों में 595 रुपए ब्रायलर मुर्गी का रेट है, लेकिन आज लाहौर में 750 से 800 रुपए ब्रायलर मुर्गी फरोख्त हो रही है। इसी तरह जो आटा है वो 140 से 160 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। अगर हम दालों की या दीगर चीजों की बात की जाए, और अगर सरकार की तरफ से कहा गया कि 44 मंथ, सालों को महीनों में कहने से उसके असरात कम नहीं होते। आप पौने 4 साल नहीं कह रहे, आप 44 मंथ्स कह रहे हैं, तो उसके असरात तो कम नहीं। आम आदमी की सूरत हाल ये है ना, वो पहले गोश्त तो खाना छोड़ चुका था, अब दालें और सब्जियां भी कम कर गया। बिजली के बिलों की सूरत हाल ये है कि जो 15 से 20 हजार रुपए वाला पहले यकमुश्त किराया बिल अदा करता था, अब वो महकमा जो है बिजली उसके दफातर का चक्कर लगाता है किस्तें करवाने के लिए। अवाम को कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा, सिर्फ कॉस्मेटिक टैक्स है। जी ठीक है जी। अच्छा काशिफ, मुझे बताइएगा जिस तरह से भी आप जिक्र भी कर रहे थे, अभी हम बात यही कर रहे हैं कि रेट लिस्टें आवेजा हैं जगह जगह पर, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। कहाँ है फिर जिला इंतजामिया, कहाँ है इंतजामिया जो कि इस चीज़ का नोटिस ही नहीं ले रही है कि जो रेट लिस्टें हैं उसके अकॉर्डिंग ना तो चीज़ें मिल रही हैं, और इसी तरीके से महकमा ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ भी किराए में कमी का तो कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे इजाफा होता है हर चीज़ ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है, खा उसका कोई ताल्लुक डायरेक्ट ना भी हो। तो कहा यही जाता है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, जब पेट्रोल की कीमत में कमी आती है तो जिस तरह से अभी आमिर ने यही बात की कि फिर तो 5 दफ़ा कीमतें कम होनी चाहिए थी, जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है। तो सवालिया निशान यहाँ इंतजामिया की कारकर्दगी पर है। कहाँ इंतजामिया? जी बिल्कुल, इंतजामिया अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो फुकदान है वो कोऑर्डिनेशन का है। विफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, जिला इंतजामिया, जब तक इनके दरमियान तीनों फरीकैन के दरमियान एक मौसर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये चीज़ें जो हैं वो लीड करनी चाहिए और वो सिंध हुकूमत को पाबंद करें, सूबाई हुकूमतों को पाबंद करें कि जब इतना बड़ा रिलीफ कीमतों के जरिए आवाम तक पहुँचाई जा रहा है विफाकी हुकूमत, तो उसके असरात क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, अफराती ज़र की अगर बात की जाए, ये एक कीमतों में इजाफे की स्पीड है। इन्फ्लेशन 6.9% का मतलब है अब कीमतों में 7% की शरह से इजाफा हो रहा है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, कुव्वत खरीद के लिहाज से तो ये सूरत हाल अब बिगड़ रही है। उसके लिए दो ही रास्ते हैं, या तो लोगों की इनकम आमदनी बढ़े, माशी सरगर्मियाँ बढ़े, रोजगार के मौके बढ़े, लोगों की वेजेस बढ़े, तो उनके लिए महंगाई का असर कम होगा। अदरवाइज फिर यह है कि जो विफाक, सूबे और जिला इंतजामिया मिलकर एक मौसर कोऑर्डिनेशन बनाए, प्राइस डिटर्मिनेशन
चीज़ों की कीमतों का तयन वो किया जाए जो मार्केट के हिसाब से हो, और उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई के फ़र्क को देखते हुए मार्केट में चेक एंड बैलेंस का निज़ाम करना चाहिए, जो हमें नज़र नहीं आता। सिवाय रमज़ानों में एक नुमाइशी किस्म की एक मुहिम की जाती है, कुछ चालान किए जाते हैं। इस वक्त आप बाज़ारों में जाएँ, हर रेट का, हर दुकानदार का, हर स्टॉल होल्डर्स का अपना ही रेट है, और वो ये कहता है कि पीछे से महंगा आ रहा है। तो बहुत आसान है कि हम पीछे से जाकर गल्ला मंडियों को, सब्जी की मंडियों को, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर शहरों में फार्मर्स की मार्केट्स लगाई जाएं, जो कि फार्मर्स हैं वो अपनी प्रोड्यूस खुद लाकर यहाँ पर फरोख्त करें, तो मिडिल मैन का किरदार ख़त्म हो जाएगा। हम ये देखते हैं कि अशिया खुर्दोनोश खासतौर पर जो ज़रूरी अशिया हैं, सब्जी है, फल हैं, इसी तरह अजनास है, इनकी कीमतें तो 4 गुना बढ़ चुकी हैं, लेकिन हमारा जो किसान है, फार्मर है, उसको तो ये फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। तो देहात में, गाँव में जो ज़रूरी मैशत से वाबस्ता लोग हैं, उनमें गुर्बत बढ़ रही है, और यहाँ शहरों में रहने वाले लोगों के लिए महंगाई का तूफान आ रहा है। तो इसको हम हल कर सकते हैं अगर सूबे में, विफाक में और जिले इंतजामिया में अच्छी कोऑर्डिनेशन हो। हम एक अहद कर लें कि आवाम को इससे रिलीफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुर्बत बढ़ रही है, इस वक्त भी बढ़ रही है। 6.9 का मतलब है कि 7% से इस वक्त भी महंगाई बढ़ रही है। महंगाई को कम करने का मतलब ये नहीं कि महंगाई बढ़ नहीं रही है, महंगाई इस वक्त भी बढ़ रही है। इस वक्त विशाल बताइएगा, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सिंध और पंजाब की खबरें आप तक आ रही हैं कि ट्रांसलेट नहीं हो पा रही, महंगाई में कमी नहीं आ पा रही है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आपकी इंतजामिया तो कहीं और मसरूफ दिखाई दे रही है। आपको उससे कोई फर्क पड़ता है कि इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जा रहा है, तो उस सूरत में महंगाई यहाँ पर जो कंट्रोल जो दिखाई यूँ दे रहा है कि सबसे ज़्यादा शायद खुशहाल इस वक्त आप लोग ही? जी बिल्कुल। अजी खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर में अगर बात की जाए महंगाई की, तो जिस तरह आपने कहा कि तेलों की कीमतें तो कम हो गई, लेकिन यहाँ पर महंगाई अभी भी है। और जो ज़िली इंतज़ामिया है, जो ज़िली इंतज़ामिया का प्राइस रिव्यू कमेटी है, वो भी उस तरह से एक्टिव नहीं है कि जो चीज़ें हैं वो छापे मारे और लोगों को, मतलब अगर आप देखें दूध की कीमत देखें, दूसरी चीज़ खुर्दनोश की चीज़ें देखें, तो वही रेट अभी चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जिस तरह पहले बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है, अभी सोशल मीडिया पर भी यही कहा जा रहा है कि ये हुकूमत क्या 5 साल तक यही एहतजाज करेगी और लोगों को कोई रिलीफ देगी, तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो हर हफ्ते और इतवार को इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज का रुख कर लेती है, और वज़ीर आला और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारे जी सही है। यानी सूरत हाल अगर बात की जाए तो इस वक्त तीनों सूबों की यही सूरत हाल चल रही है कि जो दावे किए जा रहे हैं महंगाई में कमी के, वो रिलीफ अवाम तक नहीं पहुंचा। बहुत शुक्रिया काशिफ हुसैन, विसाल यूसुफजई और आमिर नवीद चौधरी, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, और तीनों जो बड़े शहर हैं उनकी सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे कि जो दावे हैं वो हवा में है, अवाम तक ग्राउंड रियलिटी है कि कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। इसी पर हम ब्रेक लेंगे, कुछ देर में वापस हमारे साथ। वेलकम बैक। ऐसा क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तानी किसी मैदान में उतरे हों और उन्होंने कामयाबी के झंडे ना गाड़े हों? जी हाँ नाजरीन, अब गोल्फ के मैदान से भी पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है कि गुज़िश्ता दिनों में पाकिस्तान के उभरते हुए गोल्फर अहमद बेग ने कंबोडिया में होने वाली एशियन डेवलपमेंट टूर चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दूसरी पोजीशन हासिल की है। 4 रोजा इवेंट में अहमद बेग ने मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने पहले राउंड में तो 2 अंडर, जबकि दूसरे राउंड में 7 अंडर और आखिरी 2 दिनों में मुसलसल 5 अंडर का स्कोर किया है, और उनकी मजबूत कारकर्दगी ने चैंपियनशिप में उनकी धाक बिठा दी है। इस शानदार कारकर्दगी के नतीजे में वो एडीटी रैंकिंग में मजमूई तौर पर दूसरी पोजीशन पर बराजमान रहे, और चैंपियनशिप में नुमाया पोजीशन भी उन्होंने हासिल कर ली। और जी इसी सूरत हाल पर, उनकी इस जीत पर हमने बात करनी है। हमारे कौमी हीरो हैं अहमद बेग, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक, आप कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद, सबसे पहले तो अपने इस गोल्फ के सफ़र के बारे में बताइए, और ये जो कंबोडिया में एशियन डेवलपमेंट टूर चैंपियनशिप हुई है इसके हवाले से बताइएगा, इसका सफ़र कितना आसान, कितना चैलेंजिंग था? बेसिकली मैंने 2019 में प्रोफेशन टर्न किया था, और उसके बाद मैंने वो कोविड आ गया था, कोविड की वजह से फिर उसके कोविड के बाद मैंने कुछ मैचेस खेले यूएई में, और उसके बाद 2022 से मैंने स्टार्ट किया एशियन डेवलपमेंट टूर के अंदर खेलना, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट टूर के अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको अच्छे लेवल पे जाने के लिए, जैसे एशियन टूर है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑर्डर ऑफ मेरिट में 2nd पोजीशन पे हूँ, और अभी सिर्फ 3 मैच रह गए हैं नवंबर में। एक ताइवान है, और एक मलेशिया में है, और एक सऊदी अरेबिया में है। तो
आफ्टर दिस 3 मैच वो जो ऑर्डर ऑफ मेरिट की टॉप 10 की रैंकिंग होगी, टॉप 10 को नेक्स्ट ईयर 2025 का एशियन टूर कार्ड मिल जाएगा, जो कि मेरे लिए एक बड़ा था, काफ़ी इसके लिए स्ट्रगल थी, मेहनत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इंशाल्लाह अगले साल मुझे एशियन टूर का कार्ड मिल जाएगा। अच्छा, तो अहमद ये बताइएगा कि कहा जाता है कि गोल्फ एक महंगा खेल है, आम बंदा तो इसकी किट भी नहीं खरीद सकता। ये सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ, ज़रा बताइएगा, रोशनी डालिएगा, और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ये भी बताइएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने भी गोल्फ ज़ीरो से स्टार्ट की थी, और मेरे जो बड़े भाई थे उस्मान, वो गोल्फ में जॉब भी करते थे, तो वो बातें शातें करते रहते थे गोल्फ के बारे में। तो मैं बड़ा इंस्पायर होता था उन बातों से। तो मतलब हमारे घर के करीब ही ग्राउंड था, तो हम वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो थे वो क्लब में जाते थे, तो मैं भी उनके साथ ही बाहर ग्राउंड में गोल्फ शॉल्फ खेलनी शुरू कर दी। तो बड़ा एक मेरे लिए था कि मैंने गोल्फ ही खेलनी है, उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था। तो उसके बाद जैसे गोल्फ एक्सपेंसिव गेम है, हमारे पाकिस्तान में ऐसी कोई एकेडमीज या ऐसी कोई अच्छा कोच नहीं है जो कि आपको गोल्फ सिखा सके। तो मैंने गोल्फ अपनी जो सीखी, अपनी खुद सीखी। अच्छा। वो एक हाँ जी, मैंने अपनी सेल्फ पे गोल्फ सीखी। वो एक मेरे मेंटोर थे ब्रिगेडियर रियाज महमूद बाजवा, उन्होंने मुझे गोल्फ के एटिकेट्स और सारा कुछ सिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मैंने गोल्फ अच्छी खेलनी शुरू की। थोड़ा थोड़ा करते करते अच्छा खेला, पाकिस्तान टीम में आया, वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, कतर ओपन जीता, काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट जीता एज एन एमेचर। और उसके बाद फिर जैसे जैसे गेम अच्छी होती गई वैसे वैसे फिर इम्प्रूवमेंट आती रही और मुझे स्पॉन्सर मिलते रहे। सही है। बट अच्छा। गोल्फ जो है एक्सपेंसिव गेम है, हर कोई नहीं खेल सकता। बिल्कुल सही बात। हाँ जी। अच्छा, तो अहमद ये बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं कि कोच भी अच्छे नहीं होते, तो फिर आप ट्रेनिंग कैसे करते हैं, और इस जो गेम है, ये जो गोल्फ है, इसमें फिटनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? बेसिकली गोल्फ में 80% फिटनेस है सारी। हाँ जी, गोल्फ में आपको अपनी लेग्स, अपने आर्म्स और अपनी कोर ये सारी स्ट्रॉन्ग रखनी होती है। स्टेमिना इतना होना चाहिए क्योंकि 4 दिन आपने 18 होल्स खेलने होते हैं। तो वो जो 18 होल्स खेलने होते हैं वो 5 आवर्स का राउंड होता है, 5:30 इस तरह का। तो उसमें आपको वेट करना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो इसमें स्टेमिना बहुत ज़रूरी है गोल्फ में, और इसकी प्रैक्टिस भी इस तरह 5-6, 8-8 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आपकी चीज़ें जो हैं वो परफेक्ट होती हैं। तो मैं एज अ प्रोफेशनल डेली 7-8 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मेरी गोल्फ ठीक रहे। लेकिन शायद आप दूसरों से कुछ बेहतर ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से कारकर्दगी भी दिखा पा रहे हैं। ये बताइएगा अहमद, इस वक्त पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल आप इसका देख रहे हैं, क्योंकि अब गोल्फ की बहुत सी खबरें सुनाई देती हैं, क्योंकि शायद खिलाड़ी ज़्यादा हो गए हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में गोल्फर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रोफेशनल्स भी बहुत अच्छे हैं, पर अनफॉर्चुनेट यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है कि गोल्फ को प्रमोट किया जाए। बट अभी रिसेंटली हमारी पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन ने काफ़ी यंगस्टर को और बाहर भेजना शुरू किया है। और गोल्फ का जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान में, बिफोर कोविड जो था काफ़ी अच्छे टूर्नामेंट्स होते थे प्रोफेशनल्स के, कोई अराउंड 20 के करीब टूर्नामेंट होते थे। जो अब है, अब आई थिंक 14-15 टूर्नामेंट होते हैं एक साल में, जिसमें से कुछ कैंसिल हो जाते हैं, तो जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब ये प्रोफेशनल्स के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। जितने मैचेस होंगे उतने लोग खेलेंगे और उतना गेम को सपोर्ट होगा और लोगों का माइंड सेटअप अच्छा होगा कि बाहर जाके भी हमने खेलना है, और उतना ही टैलेंट भी बाहर आएगा। अच्छा अहमद, ये बताइएगा ADT ये जो चैंपियनशिप आपने 2024 जीती है, इससे पहले आपने कौन कौन से जो इवेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट किया, कहाँ परचम पाकिस्तान का बुलंद कर चुके अभी तक आप? एज एन एमेचर, जब मैं एमेचर था तो मैंने कतर ओपन जीता हुआ है 2018 में, वियतनाम फाल्डो सीरीज जीती हुई है, बांग्लादेश एमेचर जीता हुआ है चैंपियनशिप, नेशनल उनकी जो एमेचर चैंपियनशिप होती है, और ईरान फर्स्ट इंटरनेशनल एमेचर चैंपियनशिप जीती हुई है। फिर उसके बाद मैं जब प्रो बना पाकिस्तान में, आई थिंक मैंने कोई 15-16 ओपन टूर्नामेंट जीते हुए हैं। और एशियन डेवलपमेंट टूर पे इस साल में मैंने 2 टूर्नामेंट जीते हैं, वो भी दोनों वियतनाम में, और अभी इसमें सेकंड आया हूँ। अच्छा, कंबोडिया में। अच्छा अहमद, ये भी बताइएगा कि जो मेरे पिछले बॉस थे वो भी गोल्फ खेला करते थे। कुछ लोग तो सिर्फ शायद इसीलिए खेलते हैं ताकि वो एक स्टेटस सिंबल के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकें, नेटवर्किंग कर सकें। आपको क्या लगता है कि कितने रियल प्लेयर्स हैं इसमें? बेसिकली हमारे पाकिस्तान में गोल्फ का इतना लोगों को पता नहीं है।
क्योंकि बाहर जो है ना, बाहर इधर ये है कि इधर सिर्फ एलीट क्लास खेल सकते हैं, जिनके पास पैसा है वो क्लब में जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको मेंबरशिप खरीदनी पड़ती है और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। बट बाहर क्या सीन है, बाहर ये है कि उन्होंने एकेडमीज बनाई हुई हैं जहाँ पे बच्चे आते हैं, वहाँ पर आके फ्री में सीखते हैं। स्कूल्स वाले बच्चों को गोल्फ क्लब लेकर आते हैं, वहाँ पे उनका 1-2 घंटे का सेशन लगाते हैं हर वीक में 2-3 दफ़ा, ताकि बच्चों को अवेयरनेस हो गोल्फ की। हमारे ये सिस्टम नहीं है। आई थिंक ये चीज़ें होनी चाहिए, एकेडमीज बननी चाहिए, ताकि बच्चे आके सीखें और पाकिस्तान का आगे बच्चे अच्छा गोल्फ खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अहमद बेग, गोल्फर हमारे साथ मौजूद थे ADT 2024। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएं कि ICC T20 विमेंस वर्ल्ड कप आज से अरब अमारात में शुरू होगा। इफ्तिताही मैच बांग्लादेश और स्कॉटलैंड, जबकि दूसरा मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा। विमेंस का मुख्तसर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप बांग्लादेश में सियासी कशीदा सूरत हाल की वजह से अमारात मुंतकिल किया गया था। ताहम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इसका मेज़बान होगा और 10 टीमों के दरमियान तमाम 23 मैचेस शारजा और दुबई में खेले जाएंगे। जी हाँ, और अगर पाकिस्तानी टीम की बात करें तो पाकिस्तानी टीम ग्रुप ए में अपना जो पहला मैच है वो श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी, और पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला जो है वो 6 अक्टूबर को शेड्यूल है, जिसके लिए सबको बेसब्री से इंतजार होगा इस मैच के लिए। तो भाई बहुत हमारे रिवायती हरीफ हैं, हमें तो मुकाबला जहाँ भी भाई जिस भी गेम में इंडिया का आता है नाम तो हम एक्टिव हो जाते हैं, और हम, मेरा ख्याल है अपनी क्रिकेट टीम्स के लिए हम दुआओं का सिलसिला ही तेज कर देते हैं। और इस ग्रुप की जो दीगर टीम है वो ऑस्ट्रेलिया, और इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। देखना ये है कि जो हमारी विमेंस टीम है वो कैसा परफॉर्म करती है, कितनी तैयारी के साथ गई है। मैच देखेंगे आज का पहला तो पता चल जाएगा। हमारा जो मुकाबला है श्रीलंका के साथ होने जा रहा है, और बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है श्रीलंका की। हम तो गुड लक कहेंगे अपनी टीम को, चाहे कोई भी सूरत हाल हो। देखिए दीगर खिलाड़ी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा, बहुत सारी मैदानों से हमें अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। आप भी जरा अच्छी खबर दे दें, हमें मजा आ जाए, और हम ये दुआ करते रहेंगे आपके लिए कि आपकी कारकर्दगी बेहतर है। दूसरा मैच हमारा होने वाला है, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन से होने वाला है, श्रीलंका से होने वाला है। तो देखना यह है कि अब हमारी खिलाड़ी जो अमूमन खबरों में दिखाई देते हैं, अब कारकर्दगी के एतबार से खबरों में कैसा दिखाई देंगे, ये अभी वक्त ही बताएगा। तो जी, चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जे की जिद है वो छिड़ चुकी है, और देखना यह है कि कौन कैसा परफॉर्म करता है, ट्रॉफी कौन लेकर जाता है। जी, इसके साथ ही आज के एक्सप्रेसो से हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।